नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर कल भी अपन ने यही प्रश्न पढ़े थे, मतलब इसी टाइप के, और आज भी शानदार क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का मतलब पहला क्वेश्चन मतलब 102 से शुरू करते हैं अपन। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बता दूं, क्लास के अंत तक जुड़े रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ जी कैसे और कितने मतलब मोस्ट क्वेश्चन अपने आते हैं। निम्न में से निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है ना शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उज्जैन दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, उज्जैन नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और इसी शिप्रा नदी के किनारे दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी भी है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती? चंबल नदी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में नहीं बहती? उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान या गुजरात? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जिलों में ये नदी प्रवाह क्षेत्र है इसका, और गुजरात में इसका प्रवाह क्षेत्र नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये चंबल जो है ना दोस्तों, ये किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखना दोस्तों। और ये चंबल नदी जो है ना मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश होते हुए यमुना में मिल जाती है। चंबल को स्वर्णवती नदी भी कहते हैं। क्या? स्वर्णवती नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों बताइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की जो लंबाई है ना वो कितनी है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा 7000। हाँ बोलिए, बताइए 7000 क्या हो जाएगा? बोले सर 7200 तो नहीं होगा, तो 7517 हो जाएगा। 7517 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या पूछ रहा हूँ मैं? ये मैं आपको पूछ रहा हूँ मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय सीमा पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितनी है? ये 7500। अगर आपसे कुल थल सीमा की लंबाई पूछ लिया जाए तो आप करेंगे 15200 के आसपास। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये बताना है, सरहिंद नहर जो है ना कौन सी नदी पर स्थित है? सतलुज, रावी, व्यास या इनमें से कोई नहीं? सरहिंद नहर का पूछा जा रहा है तो बिल्कुल अपन व्यास को ही करेंगे, है ना? बोले सर व्यास को नहीं करेंगे, सतलुज को ही करेंगे। ये ऑप्शन सरहिंद, सरहिंद सतलुज, मतलब सरहिंद और सतलुज। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये नहर जो है ना ये पंजाब में स्थित है वैसे तो देखा जाए तो। ठीक है, और इसका निर्माण 1882 में किया था दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड जो है ना भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? ये बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारत म्यांमार जो फ्रेंडशिप रोड है ना, ये भारत के कौन से भारत के राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? भारत के किस राज्य को? हाँ, भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो दोस्तों भारत के मणिपुर को जो है म्यांमार से जोड़ती है। भारत के मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है। और मणिपुर में क्या है? बोले सर लोकटक झील है, प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? इनमें से सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? देखिए, वन विकास से है, या इमारती लकड़ी से, या कपड़ा उद्योग से, या फिर रेशम कीट से है? तो आप सबका राइट आंसर देखिए, सिल्वी कल्चर का जो संबंध है ना ये आपका दोस्तों विकास हो जाएगा, क्योंकि विकास के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है ना। तो वनों को लगाना, उसका विकास वगैरह हो गया, फिर संरचना हो गई, फिर उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार वगैरह, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? सिल्वी कल्चर में पढ़ते हैं। और सिल्वी कल्चर का हिंदी में मैं आपसे बात करूं वो होता है मतलब वन वर्धन, है ना? क्या? वन वर्धन हो जाएगा। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? दोस्तों बताइए, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? रोहतांग दर्रे से, या दक्षिण पूर्वी कश्मीर से, या कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से, या पूर्वी ढलान से? आपने कहा सर उत्तरी ढलान से निकलती है, मतलब सी ऑप्शन लॉक होगा। तो चलो करते हैं, आपने कह दिया मानसरोवर झील के निकट से ये उत्पन्न होती है ये नदी दोस्तों, फिर तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, फिर जो है ये भारत से होते हुए पाकिस्तान भी चली जाती है।
निम्न में से गलत कथन को चुनना है दोस्तों। इनमें से गलत कथन कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, देख लेना आप, है ना। तो सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है, ये तो सही है, ये तो सही है, अभी अभी अपन ने पढ़ लिया। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये भी सही है। झेलम नदी के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है, झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है, सही है क्या? हाँ सही है। चलो, तो चिनाब चंद्रा और व्यास नदियों के संगम से बनती है। देखिए, चिनाब चंद्रा और व्यास नदियों के संगम से बनती है, ये गलत है। चिनाब जो है ना, ये है ना, चिनाब चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। व्यास का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, भागा नदियों के भागा और चंद्रा के संगम से बनती है चिनाब। तो ध्यान दे देना दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मतलब इसमें गलत जो है डी था। डंकन दर्रा जो है ना, निम्न में से किस स्थानों को अलग करता है, बताइए। डंकन नामक एक दर्रा है, निम्न में से किस स्थानों को अलग करता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को जो है ये क्या करता है, अलग करता है दोस्तों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। भारतीय वन अनुसंधान किस स्थान पर स्थित है? एक बार क्लास में जुड़े हैं ना तो अंत तक बने रह के आनंद लीजिएगा, बड़े शानदार क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा देहरादून। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में वैसे, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें 1906 में कर दी थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ दोस्तों, ये लो। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है? इनमें से जो कौन सा जल स्रोत है वो, मतलब इनमें से कौन सा जल स्रोत जो भारत के दक्षिण पूर्व में, मालदीव के पूर्व में स्थित है, ये आपको बताना है। लक्षद्वीप सागर तो हो ही जाएगा, राइट आंसर है ना। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप सागर हो जाएगा दोस्तों। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अमरावती जो जलाशय है ना, ये भारत के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो दोस्तों देखिए, इंदिरा गांधी होगा या मृदुमलई होगा या पंप दोमशोला होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर अपना बिना टाइम वेस्ट किए ए को लॉक करेंगे, इंदिरा गांधी हो जाएगा। कहाँ पर है पता है आपको? तमिलनाडु में दोस्तों, ठीक है। मैं आपको कई बार इसके बारे में बता भी चुका हूँ, ठीक है। और इसका अब नाम भी चेंज कर लिया गया है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम भी अब शायद चेंज कर लिया है। उसका नाम अनामलाई, क्या अनामलाई टाइगर रिजर्व भी रखा है, टाइगर रिजर्व भी रखा है वैसे। तो ध्यान दे देना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आप कर लेंगे। अगर नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्लियर कर लेना। गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए, मतलब पूर्णतः छत्तीसगढ़ तक जाती है? वो है विंध्यन पर सतपुड़ा श्रृंखला। कौन सी है? सतपुड़ा श्रृंखला, सतपुड़ा ऑप्शन में ना। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बने, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क जो है ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लेड? तो दोस्तों बॉक्साइट को लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को लॉक करेंगे? बॉक्साइट को लॉक करेंगे। ये है ना, ये एक एल्यूमिनियम का ही मतलब अयस्क है। और चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी तब क्या ही बताएं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का जो जयन कोदम जो निम्नलिखित में से खनिज के लिए, देखिए जयन कोदम जो है ना तमिलनाडु का एक स्थान है, ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो बॉक्साइट, लिग्नाइट या कैल्साइट या मैग्नेसाइट? आपने कहा, क्या कहा बताइए सर? ये अरियालूर ज़िले में। कहाँ पर है? अरियालूर ज़िले में है सर ये जय कोदम, ठीक है। अरियालूर को लॉक करते हैं, लेकिन है ही नहीं ऑप्शन खनिज के लिए पूछा जा रहा, तो लिग्नाइट को लॉक कर देंगे अपन सभी, ठीक है। जय कोदम अरियालूर जिले में, तमिलनाडु में, ओके। अगला क्वेश्चन है 117, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जोंगसोंग चोटी जो है ना, जोंगसोंग चोटी जो है ना, ये कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर अपने मणिपुर या फिर नागालैंड? नागालैंड तो होगा ही नहीं सर, तो चलो बताओ कौन सा होगा। मणिपुर तो लोकटक झील है वैसे, पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा, सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। जोंगसोंग पर्वत चोटी की ऊंचाई की मैं आपसे बात करूं 7400 मतलब 62 किलोमीटर है लगभग, ठीक है।
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, हाँ ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऐड किया है दोस्तों, आई थिंक पहले भी ऐसे क्वेश्चन में लेके आया था। तो निम्नलिखित नदियों का अवलोकन करना है आपको। अवलोकन मतलब कि नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, ये आपको बताना है राइट आंसर। बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम मतलब सर्वाधिक किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भैया सिंधु की कितनी है लंबाई, है ना। सिंधु की लंबाई कितनी है, बोले सर 3610 किलोमीटर है, ठीक है। सर ब्रह्मपुत्र की कितनी है, ब्रह्मपुत्र की दोस्तों 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की कितनी है, 2900 है। और वहीं हम बात करें इसकी गंगा की, ये लो गंगा की ये 25 और 25 किलोमीटर है, ठीक है। और गोदावरी की कितनी है, बोले सर 1465 है, ठीक है। तो अब ये लंबी लंबी जो नदियां हैं ना भारत की, अब इनमें से आपको घटते क्रम में लिखना, तो वही हो गया ना घटता क्रम। पहले नंबर में कौन सा है, एक में ये सिंधु आ रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये लो, तीसरा ये लो, और चौथा, मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते क्रम में, सॉरी घटते क्रम में, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। भारत में सबसे पहले गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ, बताइए राइट आंसर। भारत में सबसे पहले गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा महानदी डीप। नहीं सर, तो कृष्णा गोदावरी D6 होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे के सारे भाई बहन, ओके ध्यान रखना। और चलो यहाँ पे प्राकृतिक गैस का मतलब ये उत्पादन हुआ है। भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। थोरियम जो है ना ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अब आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए कि मतलब कौन सा एक ऑप्शन है जो हमें कहीं ना कहीं सही करवा सकता है। केरल आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु केरल भी नहीं होगा, केरल राज्य हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन, राजस्थान और केरल में थोरियम के पर्याप्त मात्रा में भंडार है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, मतलब भारत का थोरियम भंडार जो है ना ये विश्व के कुल भंडार में से 25% जो है ना केवल और केवल भारत में है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और ये लो साहब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। कश्मीरी केसर के बारे में बात ही करें तो वो एक केसर गुणवत्ता युक्त होती है, उसका रंग अलग ही होता है ना, वो स्वाद युक्त होती है, मतलब विश्व के सर्वोत्तम मतलब केसर में ये मानी जाती है जम्मू कश्मीर की। भारत में प्राकृतिक यूरेनियम के भंडार में तुम्मालपल्ले में पाए जाते प्राकृतिक भंडार तुम्मालपल्ले में पाए जाते हैं। तुम्मालपल्ले कौन से राज्य में स्थित है, ये बताओ। देखिए दोस्तों, भारत के प्राकृतिक यूरेनियम भंडार तुम्मालपल्ले में पाए जाते हैं। ये तुम्मालपल्ला कहाँ पर स्थित है, बोले सर ये तुम्मालपल्ला, ये नाम तो तीनों ऊपर वाले नाम तीनों ही एक जैसे ही लग रहे हैं ना, इनमें से आ सकता किसी का भी, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी कि आंध्र प्रदेश का नाम है, मतलब आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। चलो साहब अगला क्वेश्चन है, भारत में मौजूद कोयले की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मौजूद कोयले की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है, यह कम अपघर्षक होता है, इनमें ऐश की मात्रा कम होती है, केवल ए। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा ना वो अपन या तो डी को करें या फिर ए को करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट लेवल से पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे या फिर आप केवल ए को लॉक कर दो, डी को लॉक करेंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है, ये बताइए। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर विद्यमान है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पल्क स्टेट। क्या हो जाएगा, पल्क स्टेट हो जाएगा। ये कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में, मतलब गुजरात के निकट है पल्क स्टेट, ठीक है, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है। मतलब कि आपको ये बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है, बस यही तो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है, बिल्कुल तिब्बत से होते हुए आती है। सिंधु भी तिब्बत से आती है, गागरा भी तिब्बत से। तो राइट आंसर पर डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, जल्दी बताइए। पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, ये बताना है आपको। अलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या फिर जो है एसिड सल्फेट मृदा। तो अपना राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, लाल मृदा। दोस्तों क्या हो जाएगा, लाल मृदा हो जाएगा। दोस्तों पढ़ लेना, मैं आपको कह रहा हूँ। काफ़ी भाई बहन इसको इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि क्वेश्चन नहीं है, हार्ड है, हमसे होंगे नहीं। अगर आप लोग करेंगे नहीं तो होंगे नहीं, कभी नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ, है ना। एक बार देखिए तो सही इस क्वेश्चन के लेवल को, लास्ट तक जुड़े रह कर, इसको इग्नोर करिए फिलहाल। लक्षद्वीप को मल्लिकू एटोल से, देखिए लक्षद्वीप को मल्लिकू एटोल से कौन सा चैनल अलग करता है, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री या कोको चैनल या करदेवा चैनल। सर ये तो पढ़ा ही नहीं कभी, तो चलो एक बार इसको 9 डिग्री चैनल को कर देते हैं लॉक। ये चैनल इन दोनों को अलग करता है, बस ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा ये जा रहा है आपसे कि भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं। भारत के 90% हीरे जो है ना, किस शहर में प्रसंस्कृत जो है किए जाते हैं, मतलब बड़ौदा में या मुंबई में या सूरत में या जयपुर में। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का होगा सूरत। जो भी भाई बहन जयपुर बता रहे हैं गलत है। हाँ, जयपुर में भी हीरे होते हैं लेकिन प्रसंस्कृत सूरत में किए जाते हैं। गुजरात का सूरत शहर जो है ना, ये हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है, ये बताना है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। दोस्त, पश्चिमी विक्षोभ से, पूर्वी विक्षोभ से, पश्चिमी पवनों से या पूर्व से भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा पता है, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। दोस्तों क्या पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, जो कहाँ से आते हैं पता है ना सभी को। हाँ सर बताएं, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होते हैं ये विक्षोभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है। ये तो आसान ही है ना, निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओजोन परत किसमें पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से नमक का जो मुख्य स्रोत है ना, वो कौन सा है। साल्ट पेन है, साल्ट लेक है, साल्ट रॉक्स है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्न में से नमक का जो मुख्य स्रोत पूछा है ना, तो साल्ट पेन हो जाएगा। और भारत जो है ना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है ना। भारत में लगभग प्रतिवर्ष 150 लाख टन नमक का उत्पन्न होता है, 150 लाख टन का, है ना। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है, ये बताइए। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है। थाईलैंड और इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगेगी। दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। अगला क्वेश्चन, आज क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं मुझे आपके लिए, तो आप लोग काफ़ी तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, लेकिन मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दूंगा 135 बार, ठीक है। जल्दी बताइए राइट आंसर। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। बोले सर हीराकुंड महानदी पर है। चलो साहब बहुत बढ़िया, हीराकुंड महानदी पर। ये कहाँ पर है। बोले सर हीराकुंड जो है ना, ये ओडिशा में है। कहाँ पर है, ओडिशा में महानदी पर बना हुआ है।
और ये भी एक मतलब विश्व के सबसे बड़े बांधों में से ये माना जाता है। इस बांध के निर्माण की बात करें 1948 में इसकी शुरुआत हो गई थी, 57 में ये बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर है? ये लो, ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? 137 का राइट आंसर बताइए। जोजिला दर्रा देश के कौन से राज्य कह लो या केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर एक ऑप्शन दे देना चाहिए था। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, मतलब सोनमर्ग है वहाँ, उसी के समीप है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये दर्रा जो है ना लद्दाख और कश्मीर दोनों को जोड़ता है, ध्यान दे देना। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। ओके सर, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, नोट कर लेना, इसको याद कर लेना बस। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर जो है निश्चित किया गया है? हाँ जल्दी बताइए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा, 82.5 डिग्री, है ना। चलिए ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत की सबसे पहली स्टील फैक्ट्री जो है ना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है, ये आपको बताना है। देखिए जमशेदपुर में है या दुर्गापुर में या बर्नपुर में या भिलाई में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्नपुर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बर्नपुर। और ये बर्नपुर जो है ना कहाँ पर है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। बोले सर बर्नपुर हमें नहीं पता, जल्दी बताना, जिनको भी पता हो बर्नपुर कहाँ पर है दोस्तों, है ना, जिनको भी पता हो जरूर बताइए हमें। भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? जल्दी बताइए, भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर बिल्कुल सिंपल सा है भैया, असम होगा, केरल होगा, तमिलनाडु होगा या कर्नाटक पे होगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा केरल दोस्तों, है ना। केरल अकेला 90% उत्पादन करता है केवल और केवल रबड़ का, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये कि पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र जो है ना कौन से स्थान पर है? हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोच्चि में। दोस्तों पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, तो चेन्नई हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हो जाती है। और ये चेन्नई जो है कहाँ पर स्थित है, ये भी आप लोगों को बताना है कहाँ पर स्थित है, ठीक है। एक और अगला क्वेश्चन देता हूं दोस्तों। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया? काफ़ी करते करते अपने लगभग काफ़ी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1900, हाँ बताइए 1900 कब किया गया था? मैं आपको बता दूं, दामोदर घाटी परियोजना जिसे नाम दिया गया। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की थी 7 जुलाई को दोस्तों, ठीक है, 7 जुलाई 1948 को। तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो उसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। और चलो इसको नहीं देंगे, इसको दे देते हैं। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? भारत सरकार ने खुद ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? देखिए भारत सरकार के बारे में पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? ये आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है इसका जवाब। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्लास के अंत तक बने रहे हैं और आनंद लिया। मुझे भी उम्मीद है कि आप सभी इस प्रकार से ध्यान से पढ़ रहे होते हैं तो बिल्कुल अच्छा भी लगता है। और बाकी जो है दोस्तों वीडियो को, आज की क्लास को लाइक वाइक हो सके तो कर लेना, नहीं तो ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। और तो और अब 6 बजे तैयार है ना रीजनिंग के लिए, और शाम के टाइम वापस अपना एक स्पेशल मॉडल पेपर लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। शानदार क्वेश्चन, स्पेशल मॉडल पेपर, मतलब कि शानदार क्वेश्चन लेकर आऊँगा आज, है ना। चलिए तो दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।